अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 7 हिस्सा नंबर 2। अनस का सवात से फ़ोन आया था। अस्सलाम दुआ के बाद जोहा के नगीन के साथ शिकवे शुरू हुए तो काम ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे थे। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। सबा भी नौफल भाई को ऐसी प्यारी हुई है कि अब हम इसे प्यारे लगते ही नहीं, और तुम लोगों को टूर पे निकले 20-22 दिन हो गए हैं। बस अब वापस आ जाएं। जरा भी दिल नहीं लगता कि ये नई शादी वाला घर है। वो अपनी तन्हाई के तस्करे पर इस कदर जज्बाती हुई कि नगीन को बोलने का मौका दिए बगैर शिकवों का दफ्तर खोल बैठी, जबकि नगीन मुसलसल हंस रही थी। दफातन किसी ने इसके हाथ से रिसीवर छीन लिया तो वो गड़बड़ा सी गई, जबकि मुईद अब हमेशा इत्मीनान के साथ नगीन से बात कर रहा था और इसके बाद अनस के साथ भी गुफ्तगू की गई। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, इंजॉय करो इस ट्रिप को। जंगली, वो मुईद की इस हरकत पर गड़कर रह गई। ऊपर से वो इसकी कई शिकायतों को आगे बढ़ा रहा था। ये तो पागल है बिल्कुल, और यूं भी खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। फारिग बैठे हुए को तन्हाई न सताए तो और क्या हो। बस तुम अपना ख्याल रखो दोनों। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत खुशगवार मूड में बात खत्म करके रिसीवर रखकर वो पलटा तो जोहा नागवारी से बोली, मैं नगीन से ज़रूरी बात कर रही थी। रिसीवर क्यों खींचा आपने? ज़रूरी बात? मोहित ने जैसे बहुत हैरत से इसे देखा, फिर कतरे तो मस्कराना अंदाज में बोला, मैंने तो सुना जैसे तुम इन्हें अपनी गम तन्हाई सुना रही हो। जोहा की पेशानी सुलग उठी। कैसे भिगो भिगो कर मारता था ये शख्स। कभी जो इसका माजी जितलाने से बास आया हो। मैं चाहे कम तन्हाई सुनाऊं या खुशी के गीत, तुमसे मतलब, और तुम्हारा क्या दुनिया में एक ही काम रह गया है, जोहा मीर की जासूसी करना? सो वट, वकालत की तरह जासूसी करना भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। वो हल्के से शाने झटक कर इत्मीनान से बोला तो वह जिद आ गई। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग, मगर इनकी इजाज़त सिर्फ तुम ही को है। मैंने इस मारे तजस्सुस के ज़रा सा लोकर क्या खोल लिया कि कहराम ही मचा दिया। माइंड यू जोहा मीर, तुम्हारी वो हरकत जासूसी नहीं बल्कि चोरी के ज़मरे में शुमार होती है। अब भी बहुत रसान से वो कह रहा था, मगर जोहा के तो तलवों लगी सर पर जा बिछी। क्या मुझे चोर कह रही हो तुम? क्या चुराया था मैंने वहाँ से? कौन से ऐसे जवाहरात रखे हुए थे वहाँ? वो तो मैं पहुँच गया वहाँ, वरना क्या पता। मिस्टर मुईद हसन, वो कतरे तेज लहजे में इसकी बात काट गई थी, तुम वकील हो गए तो अपनी अदालत में, मगर मुझ पर ऐसे बेहुदा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश मत करो। हाँ, चोरी? तुम जैसे तो मैं खड़े खड़े 10 खरीद सकती हूँ। वो बदतमीज़ की आखिरी हद तक उतर आई थी, मगर खिलाफत आदत मुईद इसके इश्तिहाल को बहुत आराम से ले रहा था। इसी रसान भरे अंदाज में इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल कि तुमने कभी मुझे इतना पसंद किया हो। एक मैं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, कजा मुझे जैसे 10। जोहा को लगा इसकी पेशानी को किसी ने जलते अंगारे से दाग दिया हो। गुस्से में कहे गए आम से जुमले को पकड़कर वो कहाँ से कहाँ ले गया था। आई हेट यू मुईद हसन, इस दुनिया में अगर किसी से मैं नफरत करती हूँ तो वह सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। शदीद गुस्से और बेबसी ने इस जिल्लत का एहसास दिलाया तो वह बराए हुए लहजे में चीख कर कहती हुई चली गई। चंद लम्हों तक यूं ही खड़े रहने के बाद मुईद ने गहरी सांस भरते हुए सर झटका और ताई जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने तो कह दिया है अनस से कि अब वापस आ जाए, महीना भर तो हो ही चला है। इसे देखते ताई जान ने कहा तो वह कोहनी तले तकिए दबाता इनके बिस्तर पर नीम दराज होकर मुस्कुराया। आप लोग तो बस, अभी वो जोहा मोहतरमा भी इनसे कुछ ऐसा ही कह रही थी, थोड़े दिन सैरो तफरी कर लेने दे, फिर तो यूं भी रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी इनकी। सैरो तफरी को सारी उम्र पड़ी है, वो जैसे बहुत नाराज़गी से कह रही थी। इनका मुड़ बांधते हुए मुईद ने सीधे होकर इनका हाथ अपने हाथों में थामकर मोहब्बत से पूछा, क्या बात है मेरी प्यारी सी माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? हमेशा की तरह इसके यूं लाड से माँ कहने पर वो नहाल हो गई थी, मगर फिलहाल इन्होंने खुद को संजीदा ही बनाए रखा था। परेशानी की तो ये बात है कि घर में यूं खामोशी छाई रहती है जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उन लोगों को वापस बुला लें? इनको नहीं बुला सकते, मगर कुछ खुशी का एहतमाम तो कर सकते हैं ना, इन्होंने कहा तो वो नासमझी के आलम में इन्हें देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें भी किसी खोंटे पर बांध देना चाहिए। वो मुस्कुराई तो हमेशा की तरह इनकी आंखों से मुईद को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत झलकती दिखाई दी। इनका मतलब भांपकर वो हंस दिया। अभी तो अनस और सबा की शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा है और आपको एक और खोंटा तैयार करने की ज़रूरत पड़ गई है। मजाक में मत टालो मुईद, वो पहले ही मुझ पर खफा हैं कि अनस से पहले नहीं तो कम अज़ कम इसके साथ तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। वो संजीदा थी। मुईद ने इनका हाथ होंठों से लगा लिया। इतनी जल्दी क्या है बड़ी मामी, पहले मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सेट कर लूँ, ये सब तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है। इसका अंदाज सरासर बहलाने वाला था, मगर वो खुफकी से बोली, शादी है कोई चाय नहीं, काफ़ी नहीं,
जो साथ साथ चलती रहेगी। अनस ने कौन सा बिजनेस मगर झंडे गाड़ लिए हैं, वो इसकी शादी हो गई और तुम्हारी नहीं हो सकती। प्रोफेशनल लाइफ बाद में सेट होती रहेगी, पहले अपनी पर्सनल लाइफ सेट करो। कम ऑन माँ, इससे खूबसूरत किसी की क्या लाइफ हो सकती है कि इसके पास आप जैसी माँ हो। वो इनको बाहों में घेरते हुए मजे से बोला तो इन्होंने इसकी पेशानी चूम ली। ये माँ सारी उम्र तो तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली ना, इसलिए मेरी खुशी के लिए पुर मोहब्बत लहजे में कहने लगी थी कि वो करंट खाकर इन्हें रोक गया। प्लीज माँ ऐसा मत कहें, अभी नहीं। वो इनके मामले में हद दर्जा जज्बाती था, वो भी इनकी आम से लहजे में कही गई बात सह नहीं पाया था। आप सिर्फ अपनी खुशी की बातें करें, मुझे हुक्म दे जिसमें आपकी खुशी हो। इसकी फरमाबरदारी इनके दिल में तराजू हो गई। मेरी नहीं, तुम्हारी भी खुशी लाजमी है मेरी जान। इनकी आंखों में नमी उतर आई थी। आप कहें तो वो जानने को बेचैन हुआ था। शादी के लिए हाँ कर दो। इन्होंने बहुत आस के साथ इसे देखा तो लहजा पर को इन्हें देखने के बाद वो मुस्कुरा दिया। हाँ क्या मतलब? हाँ खुद ही तो कह रही है कि शादी के लिए हाँ कर दो, तो कर दी मैंने। वो इत्मीनान से कह रहा था तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। मजाक तो नहीं कर रहे? आपके साथ तो मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकता। वो मुस्कुरा दिया। वो खिल उठी। दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया, वरना जोहा के लिए जिस तरह से रिश्तों की लाइन लग गई थी, इन्हें तो फिक्र लग रही थी। कुछ अपने कहे का पास भी था, मगर अब मुईद तो इन्हें तमाम परेशानियों से आज़ाद कर गया था। तो फिर ठीक है, बाकी सब रस्में तो अनस और नगीन के आने पर होती रहेंगी। हम मंगनी की छोटी सी रस्म कर लेते हैं। इन्होंने फौरन अपना प्रोग्राम बताया तो वह तहैयर से इन्हें देखने लगा, फिर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, आप तो यूं कह रही हैं जैसे पता नहीं कितनी लड़कियां तैयार बैठी हैं मुझसे शादी को। पहले लड़की तो तलाश कर ले। लो भला तलाश क्या करनी है, मेरे नज़दीक की नज़र तुम्हारी तरह ख़राब थोड़ी है। इनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या मतलब? इसकी स्याह आंखों में उलझन सी तैर गई थी। यही अपनी जोहा, और कौन? इन्होंने जैसे धमाका कर डाला। इनकी इस कदर गैर मुतवक्का बात पर मोहित के असाब को एक झटका सा लगा। वो बेहद बेयकीनी से इन्हें देखने लगा। अच्छी है ना? वो बड़े इश्तियाक से इसकी राय पूछ रही थी। जोहा? वो अब भी बेयकीनी के हसार में था। मैंने तो जोहरा को तसल्ली दे दी है कि वो जोहा की तरफ से बेफिक्र हो जाए। वो अब हमारी बेटी है। सच्ची बात तो ये है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ जोहा को ही सोचा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अपनी खुशी बताने के बाद इसकी खुशी पूछ रही थी, मगर गुमसुम सा बैठा, चौंक गया। फिर नॉर्मल अंदाज में बोला, ये सवाल तो आपको जोहा से पूछना चाहिए। लो इससे क्या पूछना? वो कदरे खुफकी से गोया हुई। मेरी अपनी बेटी है, इसके लिए मैं बेहतरीन लड़का ही पसंद करूंगी, चाहे वो फैमिली में से होता या कहीं बाहर से। और तुमसे बेहतरीन और कौन हो सकता है इसके लिए? माओ को तो अपने बेटों में कोई खराबी हो भी तो दिखाई नहीं देती। ये तो आप जोहा से पूछें। वो संजीदगी से कह रहा था। क्या तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ है? वो ठटकी। मैं तो सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ। वो बदवक्त तमाम मुस्कुराया था। ताईजान ने वफोर मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम ली। और मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। अब मैं चलूँ? मुझे एक केस स्टडी करना है। वो उठ खड़ा हुआ। दिल में यकलख्त ही बेसकूनी डेरा डालने लगी थी। कहीं बेकनार से रत जगे, कहीं जर निगार से ख्वाब दे। तेरा क्या असूल है जिंदगी, मुझे कौन इसका जवाब दे। जो बिछा सकूं तेरे वास्ते, जो सजा सकूं तेरे रास्ते। मेरी दस्तरस में सितारे रख, मेरी मुट्ठियों में गुलाब दे। ये जो ख्वाहिशों का परिंद है, इसे मौसमों से गर्ज नहीं। ये जो ख्वाहिशों का परिंद है, इसे मौसमों से गर्ज नहीं। ये उड़ेगा अपनी ही मौज में, इसे आब दे के सैराब दे। कभी यूं भी हो तेरे रूबरू, मैं नज़र मिला के ये कह सकूं, मेरी हसरतों को शुमार कर, मेरी ख्वाहिशों का हिसाब दे। वो कितनी ही बार इस गज़ल को पढ़ गई थी, ठहर ठहर कर, लफ्ज़ ब लफ्ज़। अंदर मचलती हलचल थी कि बढ़ती ही जा रही थी। कभी यूं भी हो तेरे रूबरू, मैं नज़र मिला के ये कह सकूं, मेरी हसरतों का शुमार कर, मेरी ख्वाहिशों का हिसाब दे। इसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। और तुम्हारी तरफ तो मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं नौफल अहमद। मेरे एतबार को फना कर दिया है तुमने, मेरी इज़्ज़त नफ्स को पामाल किया है, मेरे ख्वाबों के शजर को उजाड़ दिया है, मेरी ख्वाहिशों को बर्बाद कर दिया है। किस किस जुर्म का हिसाब चुकाओगे तुम? इसने जलती आंखें मूंदी तो आंखों के किनारे से गर्म पानी बाहर निकला। अंदर की तपिश और तनफ्फुस को निकासी का कोई रास्ता चाहिए था। सो इसने भी इन आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की थी। और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ इस कदर अचानक थी कि इसने तेज़ी से सीधे होते हुए दुपट्टे से चेहरा साफ किया और पलटकर किताब साइड टेबल पर रखने लगी। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? याले का 2 बार फ़ोन आ चुका है। नौफल की आवाज़ इसे अपने अकब से सुनाई दी तो वो फिर से किताब खोलकर चेहरे के आगे किए बैठ गई। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहतरमा। वही तंजिया सा अंदाज। सबा सुलग कर रह गई। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है, इसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। तो भी इसकी आवाज़ नहीं छुप सकी थी। नौफल ने चुपती नज़रों से इसकी तरफ देखा जो खुद को किताब में मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी। मैंने आपके मूड पर बात नहीं छोड़ी, बल्कि मैंने आपसे कहा है कि 5 बजे आपको रेडी होना चाहिए। इसके तहमाना अंदाज पर दबकर सपा ने किताब बिस्तर पर पटकी थी। तो यूं कहे ना कि ऑर्डर दिया था आपने, आप यूं ही समझ लें। इसके भीगे चेहरे पर नजर दौड़ाता वह सुकून से बोला था। इसकी शख्सियत
बहुत चार्जिंग और भरपूर थी। कहीं कोई सकम या सफाकी की झलक नहीं थी, मगर इसके ठंडे लफ्जों की मार बर्दाश्त नहीं होती थी। इसका रवैया दिल को तार तार कर जाता था। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा रही। सबा को अपने चेहरे से उठती तपश का एहसास बखूबी हो रहा था। वो सख्ती से इनकार कर दिया। चंद लम्हों तक इसके सरकश अंदाज को देखने के बाद वो आगे बढ़ा और झुक कर इसका बाजू थाम कर बिलमुकाबिल खड़ा कर दिया। वो इस अफ्ताद पर बुरा फरोख्ता सी हो गई। आप नरमी से मेरी बात मान लेंगी तो इसमें आप ही का फायदा होगा, वो बेहद संजीदगी से कह रहा था। सबा का दिमाग झंझना उठा। वरना वरना क्या कर लेंगे आप? मेरे ख्याल में सबा बीबी आप जबरदस्ती पसंद नहीं करेंगी। वो कदरे इसकी तरफ झुककर जबरदस्ती अंदाज में बोला था। इसके मलबूस से उठती दिल फरेब महक लम्हों में सबा के गिर्द हसार कर गई, मगर वो इस कदर दिल गिरफ्तार थी कि इस करबत पर हया से सिमट भी नहीं सकी। इसकी गुफ्तगू में रंग ही कब चलके थे कि वो अपने चेहरे की लाली को छुपाने की तगोदो करती। कुछ कहने की कोशिश में इसके लब लर्जे, मगर बेबसी का एहसास इस कदर शदीद था कि वो कुछ कहे बगैर धक्के से अपना बाजू इसकी बेदर्द गिरफ्त से आजाद कराती दब से बिस्तर पर बैठ गई। अगले 20 मिनटों में आपको बिल्कुल रेडी होना चाहिए। मैं लाउंज में इंतजार कर रहा हूँ, वरना दीगर सूरत हाल की जिम्मेदार आप खुद होंगी। इसकी कल्बी और जहनी हालत से बेपर्दबा इसी अंदाज में ऑर्डर देता चला गया। इसके लबो लहजे में छुपी धमकी ने सबा को सुलगा कर रख दिया। इसका जी चाहा हर शय को तहस नहस कर डाले। इस कदर चीखे चिल्लाए कि अंदर का सारा दुख सारा दर्द खत्म हो जाए। मेरे खुदा, मैं तेरी इस आजमाइश के काबिल नहीं हूँ मेरे मालिक। हाथों में चेहरा लिए वो रो रही थी। वो तैयार होकर नीचे लाउंज में पहुंची तो वो सालहा बेगम और अदीना के साथ महवे गुफ्तगू था। रेड कलर का ट्राउजर और शॉर्ट शर्ट इसके रूप की ताबानी को कई गुना बढ़ा गई थी, और फिर मुनासिब से किए गए हल्के मेकअप ने इसके नकूश की दिलफरेबी को इंतहा तक पहुंचा दिया था। हाई हील इसकी कामत पर खूब जच रही थी। साला बेगम ने इसे देखते ही बेख्तियार माशा अल्लाह कहा तो अदीना को किसी बात का जवाब दिए बगैर नौफल ने भी बेसाख्ता सबा की तरफ पलट कर देखा था, और ये देखना ऐसा ही था कि कई लम्हों तक के लिए इसकी नज़र वापस पलटना भूल गई थी। वो इसकी निगाहों की बेख्तियारी से बेखबर साला बेगम के पास बैठी, मगर नौफल की ये बेख्तियारी अदीना के लिए नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं थी। वो अपनी जगह पर तलमलाई और पहलू बदल कर रह गई। मेरे घर में तो सबा के दम से रोशनी फैल गई है। खुदा ने मेरी बहू को सूरत और सीरत दोनों से दिल खोलकर नवाजा है। सालहा बेगम दिलो जान से इसकी मोहनी सूरत और सुलझी हुई तबीयत की मोतरफ थी। वो इनके तौसीफी अंदाज पर झिंप सी गई, और इसके चेहरे पर बिखरी लाली इस कदर दिलकश थी कि नौफल को अपनी निगाह चुराना मुश्किल होने लगा। अपने बिखरते जज्बात की सरकशी से गिरकर वो उठ खड़ा हुआ। मेरे ख्याल में ये तारीफी संद वापस आकर भी हासिल की जा सकती है। अब चला जाए, पहले ही हम काफ़ी लेट हो गए हैं। इसके संजीदा अंदाज ने सबा को खज्जल सा कर दिया। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। गाड़ी में बैठते ही इसने हाथों में थामा खूबसूरत सा रेड पर्स डैशबोर्ड पर फेंक दिया। इग्निशन में चाबी घुमाता वो चौंक कर इसे देखने लगा। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जब और जहाँ चाहे मेरी इंसल्ट कर दें, वो गुस्से से कह रही थी। बिहेव यू, ये लड़ने की जगह नहीं है। चौकीदार को गेट खोलते देखकर वो सख्ती से बोला तो वो लब भींच कर रह गई, मगर गेट से बाहर निकलकर रोड पर आते ही जैसे इसका जब्त जवाब दे गया। क्या ये सब हदूद मेरे लिए हैं? आप पर वक्त और जगह की कोई पाबंदी नहीं है बदतमीजी करने के लिए। वट, इसे खफीफ से झटका लगा। बदतमीजी? इसे बदतमीजी ही कहते हैं। 4 लोगों के दरमियान जो जी में आया कह दिया। इसके अंदाज से तपश कम होने में नहीं आ रही थी। हालांकि ये वही सवा थी जिसके ठंडे मजाज और शर्मीली तबीयत की सब मिसाल दिया करते थे, मगर बास जगह और रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ अगर इंसान को तईन इज्जत मान और तवज्जो ना मिले तो सुलझी हुई तबा के शफाफ आईने को चिड़चिड़ेपन की धूल गर्द आलूद कर देती है, और इसमें से असलियत और खड़ेपन को ढूंढना मुश्किल होने लगता है। वो भी ऐसी कफियत में गिर कर रह गई थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। अगर आपको वाकई अपनी तारीफ सुनने का इतना ही शौक है तो वापसी पर पूरा कर लीजिएगा, वो बहुत रसानियत से कह रहा था। मुझे ऐसा कोई पागलपन लाहिक नहीं है। वो चटक कर रह गई। स्टीयरिंग व्हील सीधे हाथ में करते हुए नौफल ने सामने रखा, पैकेट उठाकर सिगरेट लबों में दबाई और लाइटर से इसे आग लगा दी। वो दांतों पर दांत जमा कर रह गई। होना भी नहीं चाहिए। एंड माइंड यू, मुझे खवातीन का आदि आस्तीन पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिगरेट का धुआं बिखेरते हुए वो इत्मीनान से बोला तो इसका चेहरा तमतमा उठा। और आप भी ये याद रखा करें कि ये शादी एक मुआहदे के तौर पर हुई है, सो मैं आपकी हर बात से मुस्तशना हूँ। मत भूला करें कि अब आप मेरी बीवी हैं। वो बहुत सर्द लहजे में कह रहा था। इसकी सर्दो स्पाट मेरी पर सबा को हंसी के साथ रोना भी आने लगा। और हमारे रिश्ते की असल हकीकत ये है कि बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है। इसे नए सिरे से अपने असाब को समेटना पड़ा था। वो क्या है सबा बीबी कि मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल तय कर चुका हूँ, तो आप अपनी जिंदगी गुजारे, मैं अपनी जिंदगी खुद ही गुजारना चाहती हूँ। वो इसकी हद दर्जा बात पर चटक कर रह गई। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे बहस करने वाली खवातीन पसंद नहीं है। वो जिताने वाले अंदाज में बोला तो वो भड़क उठी। आपको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मुझे भी
भी आपका सिगरेट पीना पसंद नहीं है। फेंकते इसे। इसके एकदम आपे से बाहर होने पर वो अपनी सेहत तराश आंखों को खफीफ से जंबिश देकर इसे देखने लगा। फिर तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में बोला, आपको ये खुश फहमी क्यों है सबा बीबी कि मैं खुद को आपकी खातिर बदल दूंगा? हल्की सी सांस अंदर खींचते हुए सबा ने जैसे अपना जब्त समेटा था। वो तो जैसे कोई राह नहीं छोड़ रहा था, दिल करची करने के बाद बखेरने पर तुला हुआ था। वो था इसका शरीके सफर, जिंदगी का साथी। तो क्या ये तय है सबा मीर कि अब रोज खुद को इस बिखरने और समेटने का आदी करना पड़ेगा? तो फिर आप भी अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें नौफल अहमद कि आप इस नाम नहाद रिश्ते का सहारा लेकर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको मेरी जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। अंदर ही अंदर बहादुरी का सबक देते हुए इतने दिनों में पहली बार वो बेहद मजबूती से बोली थी। वो खामोशी से विंडो स्क्रीन के पार देखता ड्राइविंग कर रहा था। इसकी बात के जवाब में कुछ कह जाने की कोई मसलियत पेश नजर नहीं आई या कोई जवाब ही नहीं बन पाया था। वो आंखों की उतरती नमी को पीछे धकेलते हुए खिड़की से बाहर भागती दौड़ती जिंदगी को हसरत से देखने लगी। दिलो ज़हन को कसीफ सोचों ने अपनी लपेट में लेकर इसे हद दर्जा आजरदा दिल बर्दाश्त कर दिया था। वो ज़हनी तौर पर इस कदर अपसेट थी कि याले की गर्मजोशी का ठीक से जवाब भी नहीं दे सकी थी। खाली नज़रों से इसे नौफल का हाथ अपने हाथ में लिए अंदर बढ़ता देखती रही। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो बुरी तरह चौंकी थी। ये असदराना था। इसके साथ वाले सोफे पर बैठने की इजाज़त तलब करता वो मुस्कुरा रहा था। जी प्लीज़। अंदर से घबराने के बावजूद इसने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैला ली थी। वो सबा का शुक्रिया अदा करता सोफे पर टिक गया। शक्ल सूरत अच्छी हो तो इंसान का आईने से जी नहीं बढ़ता, और खुद को कैमरे की आंख से देखना तो और भी अच्छा लगता है। मैम, आपने इस फील्ड में आने से मुतालिक कभी सोचा है? आई मीन मॉडलिंग वगैरह? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। जी नहीं, मुझे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं। इसके सवाल पर सबा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त करना मजबूरी था, सो इसने संजीदगी से इनकार कर दिया। ओके चलें, स्टिल फोटोग्राफी मैगजीन्स वगैरह के लिए? वो तो जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के मूड में था। आई एम सॉरी, मगर मैं इस फजूल काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इसके बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। वो कान दबाकर फरार हुआ था। रविश। वो सर चटक कर रह गई। कम ऑन सबा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैंने नौफल से तुम्हारा पूछा तो बोला यहीं कहीं होगी। कमाल है, एक ही माह में ये हाल है एक नए शादीशुदा जोड़े का। चलो उठो। वो अपने मखसूस अंदाज में बोलती इसका हाथ थामती इसे उठाने लगी तो वो मेज पर रखा अपना पर्स संभालती हुई खड़ी हुई। ये भी गुज़िश्ता की तरह मर्द और औरत की तखसीस के बगैर पार्टी थी, और किस खुशी में थी ये अभी सबा को नहीं पता चला था। यकीन करो नौफल, तुम्हारा कपल इतना मुकम्मल और खूबसूरत है कि अब मेरा भी शादी कर लेने को जी चाह रहा है, याले ने अपने मखसूस बेबाक अंदाज में कहा। तो मैम, आपने क्यों इतनी देर कर दी? आपकी खातिर तो कोई भी सर कटवाने को राजी हो जाता। किसी ने हाँक लगाई तो वो हंसती हुई नौफल की तरफ देखकर शरारत से बोली, भाई तुम लोग ये मत समझना कि मुझे किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि वो भगोड़ा निकला, मुझे ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी छोड़कर भाग गया। क्यों नौफल? नौफल के होंठों पर बहुत जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई। वो इसका इशारा अच्छी तरह समझ गया था, मगर इसके पहलू में बैठी सबा सर से पांव तक धड़ाधड़ जलने लगी। किस कदर बेखौफी से इश्क मोहब्बत का खेल खेला जा रहा था, वो भी एन इसकी नजरों के सामने। भाई हो सकता है कि इस भगोड़े की कोई मजबूरी हो, वो इसे तुमसे भागना पड़ा, वरना कोई अमेरिका तो छोड़ दे, मगर तुम्हें नामुमकिन। नौफल की बात पर कहा पड़ा था। सबा को अपनी पेशानी जब्ती महसूस होने लगी थी। मर्द और औरत की तखसीस के बगैर हर तरह की बात कर देना तो जैसे इन लोगों की आदत थी, मगर वो जिस घर से आई थी वहाँ इन बातों का ख्याल खास रखा जाता था। अब भी इसका वहाँ से भाग जाने को जी चाह रहा था। वैसे सबा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे हौसले की। तुमने नौफल को इजाजत कैसे दे दी इस फील्ड में आने की? याले हंसते हुए पूछ रही थी। वो हैरान सी इसे देखने लगी। मैंने तुमसे कहा था याले, इनके लिए ये सरप्राइज है। नौफल ने इसे याद दहानी कराई तो इसने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर जैसे अपनी याददाश्त को कोसा, फिर जल्दी से बोली, चलो कोई बात नहीं, इस सीक्रेट को अब ओपन कर देते हैं। वो खामोशी से इनके चेहरे को देख रही थी। इनमें से कोई कुछ नहीं बताएगा मैम। असल में सरप्राइज ये है कि हमारे अगले कमर्शियल में सर नौफल एज अ मॉडल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये पार्टी इसी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में दी गई है। असद राना ने हंसते हुए पोल खोल दी थी। सबा को हैरत और बेयकीनी का झटका सा लगा। नौफल अहमद और मॉडलिंग? मैं तो कब से इसे फोर्स कर रही थी, मगर ये बहुत अक्लमंद है। अपने तमाम राइट्स सेव करने के बाद इस फील्ड में आने की सोची है इसने। याले इसे छेड़ रही थी, जबकि वो हंसते हुए सबा को देख रहा था, जो होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उलझी उलझी सी बैठी थी। तुम्हें हैरानी नहीं हुई सबा? याले ने हैरत से पूछा तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए कदरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। इनकी एक्टिंग की सलाहियत का तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है। ये चाहें तो ड्रामों में भी काम कर सकते हैं।
ओह! याले ने तौसीफ़ी अंदाज़ में सर हिलाया था, जबकि नौफल इसके तंज़ को पूरी तरह पा गया था। कितने आराम से सबके बीच वो इस पर चोट कर गई थी, किसी और को पता चला हो या नहीं, मगर जिस पर निशाना बनाया गया था वो अपना हौसला आज़मा कर रह गया था। याले ने इन्हीं की मेज़ पर खाना खाया था। अब बताओ नौफल, क्या हाल है मोहब्बत का? चाय के दौरान याले ने इसे छेड़ा तो वो अपने पहलू से उठती टीस को नज़रअंदाज करते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। ये सब फारिग वक्त के मशगले हैं याले अफरीदी। क्या? याले ने इसे आंखें दिखाई। और वो जो मेरे आगे पीछे रोते फिरते थे, मोहब्बत, ये मोहब्बत वो। नौफल ने एक नज़र सर झुकाए अपने कप के किनारों पर उंगली फेरती सबा को देखा और बात खत्म करने वाले अंदाज में बोला, मोहब्बत की मेराज पा लेना ही तो होता है। वेल सेड। याले ने सर धुना था, फिर तंजन बोली, यानी पा लिया तो मोहब्बत फिनिश? फिर मुझे तो शुक्र करना चाहिए कि मुझे अभी तक मेरी मोहब्बत नहीं मिली। लीव दिस टॉपिक याले। वो भी कौन सा अंदर से पुरसकून था, जी चौकर बोला, मगर वो बहस पर आमादा थी। एक तो तुम मशरकी मर्द इस कदर कंजर्वेटिव होते हो कि अपनी मोहब्बत को बीवी तक पर आश्कार नहीं करते। इसने रुख बदलकर सबा को मुखातिब किया था। क्यों सबा, क्या इसने तुम्हें अपनी शादी से पहले वाली मोहब्बत के कारनामे नहीं सुनाए? मेरे सामने तो खूब रोना रोया आता था मोहब्बत का। सबा ने जरा सी पलके उठाकर नौफल की तरफ देखा तो वो उसी को देख रहा था। वो नजरें झुकाकर संजीदगी से बोली, इन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह! याले ने शरारत से नौफल को देखा। वो इत्मीनान भरी सांस ले रहा था। खफीफ से शाने उचकाकर मुस्कुरा दिया। बहुत लकी है नौफल, जिसे तुम जैसी अंडरस्टैंड करने वाली बीवी मिली, और वो भी बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स है सबा, बहुत शिद्दत पसंद। ऐसे शख्स को बहुत एहतियात और मोहब्बत से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे हिसार से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। तुम इसे ज़रूर संभाल कर रखोगी। वापसी पर सबा की समातों में याले की बातें गूंज रही थी, जो नौफल की अदम मौजूदगी में इसने सबा से कही थी। इसने सर सीट की पुश्त पर टिका दिया। तुम तो शायद नौफल अहमद को भूल चुकी हो याले, मगर ये शख्स वाकई शिद्दत पसंद है, इसीलिए तो तुम ही को चाहे जा रहा है और मेरे वजूद को दिन ब दिन मट्टी किए जा रहा है। मैं तो इसे तब संभाल पाऊंगी ना जब ये तुम्हारे हिसार से निकलेगा। तुमने तो जाने कौन सा इसम फूंक डाला है इस पर, और अगर ऐसा कुछ था तो दोनों के माबैन तो मेरी ज़िंदगी को तजर्बा क्यों बना डाला तुम दोनों ने? आप शायद मेरे इस फील्ड में आने की खबर से डिस्टर्ब हो गई हैं। वो शायद इसकी बेबसी से लुत्फ उठाने के मूड में था, वरना कोई दोस्ताना रवाबित तो कभी भी नहीं रहे थे दोनों के माबैन कि वो इसकी डिस्टर्बेंस की फ़िक्र में मुब्तला होता। गलत फहमी है आपकी, मैं यूं ही किसी की वजह से डिस्टर्ब होने की आदी नहीं हूँ। वो चिढ़ गई थी। ओह! वो आहिस्ता से हंस दिया, फिर अंदर से अंडते इस्तिराब को दबाते हुए आम से अंदाज में बोला, आप तो यकीनन ख़ास लोगों की वजह से डिस्टर्ब होती होंगी ना, मेरा यहाँ क्या जिक्र। वो इसके आम से अंदाज में छुपे खास तंज को नहीं समझ सकी थी। खामोशी से रुख मोड़कर बैठ गई। नौफल ने लब भींचे हुए केस्ट अंदर डालकर फुल वॉल्यूम में टेप चला दी। मैडोना का फास्ट नंबर गाड़ी में उधम मचाने लगा। इसका मकसद शायद सबा को जिच करना रहा होगा, मगर जितना शोर सबा को अपने अंदर से उठता महसूस हो रहा था, इससे बचने के लिए इसे गाड़ी में मचा शोर गनीमत लगा था। बहुत गैर मुतवक्का तौर पर अगले ही हफ्ते अनस और नगीन बिना इतला किए ही लौट आए, तो फिर घर में खुशी की लहर दौड़ आई। उफ नगीन, क्या खाती रहती हो, तुम इतनी हसीन हो रही हो, सोहा कितनी ही बार इससे पूछ चुकी थी, और वाकई बेफिक्रेपन और अनस की मोहब्बतों ने इसे हसीन तर बना दिया था। एक माह ही में वो खूब से खूब तर लगने लगी थी। खुद अनस के चेहरे पर भी खुशी और तमानियत के रंग बिखरे हुए थे। होंठों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट लिए वो बेहद अच्छा लग रहा था। ताईजन कितनी ही बार नजरों में दोनों की बलाएं ले चुकी थी। बताया तो होता यार वापसी का, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नगीन ने जवाब दिया। इन्हें सरप्राइज देने का शौक चढ़ा था, और सच्ची बात तो यह है कि घर से इतनी दूर अकेले रहना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी वापसी की। अब भी क्या वहां से ना भागता? अनस ने नगीन की बात की तरफ इशारा करते हुए सांस ली, तो वो सब हंस दिए। सबा कैसी है? मेरी तो सिर्फ 2-3 मरतबा ही फ़ोन पर बात हुई है इससे, नगीन पूछ रही थी। ठीक है वो, जोहा कुछ कहते कहते चुप हो गई। अभी थोड़ा आराम कर लो तुम लोग, इतना सफ़र करके आए हो। चची जान ने इसकी मुसलसल 5 घंटों की नशिस्त को ख़त्म करना चाहा, और वाकई थकन तो बहुत थी, मगर घर वापसी की खुशी इस थकन पर भारी थी। अपनों के दरमियान होने का एहसास किसी और एहसास को हावी ही नहीं होने दे रहा था। मैं सबा को फ़ोन करूँ? जोहा को ख्याल आया। बिल्कुल नहीं, कल जाएंगे इनकी तरफ, ज़रा इन्हें भी तो सरप्राइज दिया जाए। नगीन ने इसे रोक दिया था। भाईजान, अब तो हमें यकीनन अपने हिफाजती बंद बांध लेने चाहिए, क्योंकि आइंदा से हमारे किचन की भागदौड़ जिन 2 और 2-4 हाथों में जा रही है, इनमें से 2 को हम पिछले दिनों आजमा चुके हैं, और ये तो खुदा ने ही लंबी उम्र लिख रखी है जो आपसे महवे कलाम है, और बाकी बचे 2 हाथ वो आपकी बेगम साहबा के हैं, जिनसे मुतालिक नौफल भाई हमें पहले ही बता चुके हैं। सो अभी से कुछ मुतबादिल सोच लें। वाजिदान अपनी हांके जा रहा था। जोहा की गोलियां बेकार जा रही थी। नगीन ने जिम कर इसके शाने पर हाथ
ہاتھ مارا۔ میں اتنا برا نہیں پکاتی، بس تھوڑا سا اچھا نہیں بنتا۔ اس کی بات پر لڑکوں نے کہا لگایا تھا۔ میری بیگم بہت ذہین ہے، انس اتر آیا تھا۔ ذہین ہوتی تو آپ کی بیگم نہیں ہوتی، اس کا مطلب سمجھتے ہوئے زوہا نے پٹاخ سے جواب دیا، تو نگین نے اس کا شانہ تھپک کر شاباشی دی تھی۔ آتے ہی بے وفائی شروع کر دی۔ انس اس کی طرف جھک کر بڑبڑایا تو وہ انسنی کر گئی۔ اچھا اب بتاؤ کہاں گئے، کیا کچھ دیکھا؟ زوہا کو خود بخود لگی تھی۔ بھائی ہر جگہ تصویریں بنائی ہیں، 6 رولز ہیں میرے پاس، ڈیولپ کرواؤں گا تو دیکھ لینا۔ انس کہہ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، ایک بہت خوشی کی خبر سنانی ہے تم سب کو۔ تائی جان مسکرا رہی تھی۔ سب ہماتن گوش ہو گئے۔ معید نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، انہوں نے دھماکہ دیا تھا۔ چچی جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 7، حصہ نمبر 3۔